हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 13 सितंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल थी द हिंदू न्यूज़पेपर में, जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आज की न्यूज़ में कवर्ड है, यानी द हिंदू में, जो हमें समझना होगा डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ये वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक भी करें अगर आप कुछ नई जानकारी, अगर आप सीख रहे हैं कुछ नई चीज़ें, अगर आपको पता चल रही है तो, और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहले न्यूज़ आई है इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन अभी 4% के अंडर है, फिर भी वेजिटेबल्स में भी प्राइस हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये सारी जानकारी हमें कैसे मिली? तो सीपीआई के द्वारा, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। अब सीपीआई ही हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सीपीआई क्या है? तो ये प्राइस इंडेक्स है जो मार्केट की बास्केट है कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज की, और जो एक हाउस होल्ड के द्वारा परचेज की जाती है उसी की ये हमें इंफॉर्मेशन बताती है। तो आपको याद रखनी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, यानी एनएसओ के द्वारा ये रिलीज़ होती हैं। और चार टाइप की सीपीआई हैं: सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, सीपीआई रूरल अर्बाइन अर्बन कंबाइंड। आपको याद रखनी है, ये चार तो सीपीआई की टाइप है, पर ये चारों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, ये रिलीज होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। जबकि सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड ये रिलीज होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। बेस ईयर क्या है? तो 2012 है। आपको याद रखनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट ये हो सकती है। अब हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में थोड़ी सी कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। डब्ल्यूपीआई के यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो डब्ल्यूपीआई को कौन रिलीज करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सीपीआई को तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। डब्ल्यूपीआई क्या कवर करती है? तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स। सीपीआई दोनों कवर करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखनी है। डब्ल्यूपीआई फोकस करती है होलसेलर और बिजनेस पे, जबकि सीपीआई फोकस करती है कंज्यूमर्स पे। डब्ल्यूपीआई यूज़ करती है फाइनेंशियल ईयर एज अ रेफरेंस, जबकि सीपीआई यूज़ करती है कैलेंडर ईयर, यानी जनवरी टू दिसंबर एज रेफरेंस। डब्ल्यूपीआई की क्या है बेस ईयर? तो 2011, जबकि सीपीआई की बेस ईयर है 2012, ठीक है। अभी आपको पता होगा सीपीआई ही यूज़ हो रही है, डब्ल्यूपीआई को आरबीआई के द्वारा हटा दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ गुड्स कवर कर रही थी, जिसके वजह से हमें इन्फ्लेशन की अच्छी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो आपको याद रखनी है, सीपीआई अभी इम्प्लीमेंटेड है, डब्ल्यूपीआई नहीं। अब ये दूसरी न्यूज़ है जहाँ पे एक कैंडिडेट ने अपनी नॉमिनेशन को फाइल किया जीपीएस ट्रैकर को यूज़ करके अपनी एंकल में। तो हम देखेंगे जीपीएस के बारे में, क्योंकि यूपीएससी ने दो क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे पूछा हुआ है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड की गई है और ऑपरेट की जाती है यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्सेस के द्वारा। ये अभी तक वर्ल्ड में चार ऐसी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसमें से ये एक है, आपको याद रखनी है। अब चार कौन कौन सी हैं और क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया था, वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो यूपीएससी ने पूछा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आईआरएनएसएस, यानी नेविक के बारे में, ठीक है। दूसरी यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा? तो कोसी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम क्यूजेडएसएस, जापान के बारे में पूछा था कि कौन सी कंट्री की अपनी खुद की रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है। तो आंसर उसकी जापान थी, ठीक है। और इंडिया के बारे में भी पूछ लिया, इसकी जो अब खुद की रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसके बारे में। पर यूपीएससी ने अभी मैच द फॉलोइंग में नहीं पूछा है, ठीक है। और ग्लोबल कौन है, रीजनल कौन है, ऐसे स्टेटमेंट में भी नहीं पूछा है। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, ठीक है। ग्लोनस रशिया की, बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चाइना की, अब आईआरएनएसएस इंडिया की है, राइट। गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, और क्वाजी जेनेट सैटेलाइट सिस्टम क्यूजेडएसएस जापान की। अब चार ही हैं ऐसी नेविगेशन सिस्टम जो पूरी वर्ल्ड को कवर करती है, यानी कवरेज पूरी ग्लोबली है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट की जीपीएस, ग्लोनस रशिया की, चाइना की जो बीडू है, और गैलीलियो जो है यूरोपियन यूनियन की। तो आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये न्यूज़ में आई है जहाँ भरतनाट्यम डांस फॉर्म के बारे में, तो इसे हम देखेंगे। वैसे भरतनाट्यम एक बार और न्यूज़ में आई थी जो हमने डिस्कस करा था डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। भरतनाट्यम से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। तो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनाट्टम, उड़ीसी,
मणिपुरी, कथक और सतरिया। अब हम देखेंगे भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम की नेम कहाँ से डिराइव्ड हुई है? तो भरत मुनि और नाट्यम से। अब ये डांस फॉर्म्स की ओरिजिनेशन हम कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं? तो सदीर एक सोलो डांस परफॉर्मेंस होती थी टेम्पल में, जिसे देवदासीज भी कही गई है। और कहाँ होती थी? तो तमिलनाडु में, आपको याद रखनी है। वहीं से सदीर डांस फॉर्म से ही भरतनाट्यम डिराइव हुई है। अब भरतनाट्यम को दर्शयाटम भी कही जाती है, आपको याद रखनी है, इसकी दूसरी नाम है। भरतनाट्यम ना कहकर आपसे दर्शयाटम कह के यूपीएससी स्टेटमेंट फ्रेम करके आपसे पूछ सकती है। अब इसमें तांजौर कोरिएट इस डांस फॉर्म से लिंक्ड है, आपको याद रखनी है। फोर तांजौर टीचर्स, जिन्हें चीना पोना, वदवेलु और शिवनंदम कहा गया है। और इनके वजह से भरतनाट्यम को क्या कहा गया? तांजौर नाट्यम। तो आपसे यूपीएससी तांजौर नाट्यम करके पूछ सकती है, या दशयाटम लिख के पूछ सकती है, या भरतनाट्यम लिख के पूछ सकती है। तो आपको याद रखना है। भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है, और ये फोकस करते हैं तांडव और लस्य और मुद्रा पे, ये ज़्यादा फोकस करते हैं ये भरतनाट्यम, आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल मुद्रा एक है कथा का मुक्ता हस्ता, आपको याद रखनी है, पूछ सकती है डायरेक्ट स्टेटमेंट में कि ये मुद्रा कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। या डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है किस डांस से रिलेटेड है। तो इसमें थ्री फिंगर्स को ज्वाइन करके ओम की सिंबल बनाई जाती है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। भरतनाट्यम जनरली नी पे बेंड करके ही ये डांस फॉर्म को पूरी की जाती है, ठीक है। और इसमें इकचार्य लस्यम, इसकी एक स्टाइल बहुत फेमस है भरतनाट्यम की, आपको याद रखनी होगी। अब हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स डायरेक्टली यूपीएससी पूछ ले आपसे, या तीन चार इसमें से उठा के पूछ ले कि ये भरतनाट्यम डांस फॉर्म की पार्ट है, ठीक है। या दूसरी डांस फॉर्म पूछे, ओडिसी पूछ ले, उसमें ये चार ऐड कर दे तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, राइट। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। तो अलारिपू बेसिक डांस पोस्चर है। जितेश्वरा डिफरेंट पोजेस एंड मूवमेंट। शब्दम ड्रामेटिकल एलिमेंट है। वर्णम कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड इमोशन। पदम स्पिरिचुअल मैसेज। जवाली शॉर्ट लव लिरिक्स। और थिलना कंडक्टिंग स्टेज। तो आपको ये याद रखनी होगी। अब इसी के बाद ओडिसी डांस फॉर्म के बारे में भी मेंशन है, तो इसे भी हम देखेंगे। ये भी 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक है। अब उदागरी खंदागरी केव्स में इसकी हमें ओरिजिनेशन वहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये डांस फॉर्म की नेम कहाँ से डिराइव हुई? तो उदरा नृत्य, जो नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है। अब इस डांस फॉर्म को कौन पैट्रोनाइज करता था? तो जैन किंग खेरावाला। और ये किसके द्वारा ये डांस फॉर्म पूरी की जाती थी, कौन इसे परफॉर्म करता था? तो महारीज, आपको याद रखनी है। अब महारी सिस्टम जब खत्म हुई तो गोतीपुआ सिस्टम ऑरिजिनेट हुई, आपको याद रखना है। गोतीपुआ किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ओडिसी। गोतीपुआ पे बहुत बड़ी सी आर्टिकल आई थी द हिंदू में इसी साल, तो आपको याद रखना होगा। ओडिसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें गोतीपुआ क्या होती है कि बॉयज़ रहते हैं जो फीमेल जैसा ड्रेस को, कॉस्ट्यूम वगैरह को पहनते हैं, और ये डांस उड़ीसी डांस फॉर्म को पूरी करते हैं, यानी परफॉर्म्स करते हैं। आपको याद रखनी है गोतीपुआ किससे रिलेटेड है? तो ओडिसी। अब इससे आपको याद रखना है कि गोतीपुआ की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, जिसको नरताला कही गई, इसकी वेरिएशन है, आपको याद रखनी होगी, जो रॉयल कोर्ट्स के द्वारा पैट्रोनाइज की जाती थी। भरतनाट्यम जैसी ही ये भी डांस है, तो सिमिलर है भरतनाट्यम से ओडिसी डांस, आपको याद रखनी है। कैसे सिमिलर है? तो मुद्रा, इमोशंस और पोस्चर में। त्रिभंगा पोस्चर इसमें यूज होती है, आपको याद रखनी है। और एक चौक पोस्चर है। तो ये दोनों पोस्चर आपको याद रखनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछी जा सकती है। अब ये डांस फॉर्म में एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स को ये डांस जब होती है तो ये बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम मोबाइल स्कल्पचर्स के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी डांस फॉर्म है जो मोबाइल स्कल्पचर आप जिसे कही जाती है, या एक स्टेटमेंट आ सकती है, तो आपको ध्यान देना होगा। अब ये जो पर्टिकुलर पोस्चर है त्रिभंगा पोस्चर, आगे इमेज है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब इसकी एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। तो मंगल चरण, बिगनिंग ऑफ बिगनिंग वेयर अ फ्लावर इज ऑफर टू मदर अर्थ। बट्टू नृत्य, जो कंप्राइजिंग ऑफ डांस है, जिसमें त्रिभंगा और चौक पोस्चर को यूज़ की जाती है। पलावी फेशियल एक्सप्रेशन है। तीनजाम, ये प्योर डांस फॉर्म है जो कंक्लूडिंग, यानी डांस खत्म होने से पहले की जाती है। कंक्लूडिंग स्टेज, कंक्लूडिंग जो स्टेज है ओडिसी की, ये दो टाइप की इसकी कंक्लूडिंग स्टेज है, आपको ये आपको याद रखनी है। मोक्ष और त्रिखंदा मजूरा। ओडिसी डांस फॉर्म कौन से क्लासिकल म्यूजिक पे होती है? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे आपको याद रखनी है।
अब ये जो ओडिसी डांस फॉर्म है इसे सिंपलाइज की गई है एज वाटर, और फायर के तौर पे किसे सिंपलाइज की गई है तो भरतनाट्यम, राइट। और यहाँ देख सकते हैं यही है त्रिभंगा पॉस्चर, आप देख सकते हैं। और सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह जनरली यूज़ करती हैं विमेंस, आपको याद रखना है। अब ये एक आर्टिकल आई है जहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात की गई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, उसके द्वारा बात की गई है। बात यही की गई है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है वुमेन और मेन की वर्क वाली जो एरिया है उसमें, वेजेस में भी, यहाँ तक कि आ, बहुत ज़्यादा पोवर्टी है। ये सारी चीज़ें बताई गई इस आर्टिकल में। तो हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो देखेंगे कि आईलो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके बारे में आर्टिकल में बात की गई है। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक आईएलओ के द्वारा रिलीज़ किया गया है। आपको याद रखनी है क्योंकि हर साल आउटलुक या इंडेक्स वगैरह यूपीएससी पूछती ही पूछती हैं। हालांकि 2024 में यूपीएससी ने नहीं पूछा, पर अगले इस ईयर यानी 2025 में ये पूछ सकती है। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, तो ये गवर्नमेंट की एक प्रोग्राम रहती है जिसमें गवर्नमेंट रेगुलर कैश पेमेंट देती है अपने सिटीजन्स को, ताकि वो अपनी गरीबी को दूर कर सके और बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। आपको याद रखनी है कि कैसे भी उनकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो या इनकम हो, उससे मैटर नहीं करेगी। बस गवर्नमेंट को देनी है, पैसे देनी है, रेगुलर कैश देनी है तो देनी है। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। ओवरऑल आपको आइडिया हो गया कि वैसे ये है क्या। तो इसी के बारे में बात की गई है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट को ये देनी चाहिए। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सब मेंशन है। ये प्रीलिम्स नहीं पर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, क्योंकि हमसे या तो रिपोर्ट इसकी आई है उस पर पूछ ले या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ ले। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। काम क्या करती है, तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है वर्ल्ड में। कैसे करती है, तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करके। फाउंड कब हुई है, तो 1919 में। अब ये लीग ऑफ नेशन है, इसी के अंदर ये फाउंड हुई थी। और ये वर्ल्ड की सबसे पहली और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिली है। इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है, आपको याद रखनी है। ये कुछ कन्वेंशन है, 8 कोर कन्वेंशन है आईएलओ की, जिसमें से इंडिया ने 6 को साइन किया हुआ, रेक्टिफाई किया है, 2 को नहीं किया है। ये हम देखेंगे क्योंकि अगर यूपीएससी को हार्ड क्वेश्चन बना के पूछनी होगी आईएलओ पर, तो चांसेस है ये कन्वेंशन पे आपसे पूछ ले कि कौन सी कन्वेंशन इंडिया ने साइन करी है और कौन सी कन्वेंशन इंडिया ने साइन नहीं करी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे मेंस के लिए भी है, वहाँ आप कोट कर सकते हैं, या अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि ये कन्वेंशन है, ये सारी चीज़ें इंडिया ने किया हुआ है साइन, जिसकी वजह से यहाँ ये चेंजेस हुई हैं इंडिया में। तो ये सब आप बता सकते हैं। तो कौन कौन से कन्वेंशन इंडिया ने साइन करी है, फोर्स लेबर कन्वेंशन, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। 2 कन्वेंशन कौन सी कोर कन्वेंशन इंडिया ने साइन नहीं करी है, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, आपको याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे वहाँ स्टेटमेंट में पूछ सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। ये CSTT के बारे में आर्टिकल आई हुई है। अब ये CSTT क्या है, तो ये है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मोलॉजी, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं कि जो भी इंडियन लैंग्वेज है उसकी टर्मोलॉजी को ये डिफाइन करते हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें एक प्लेटफॉर्म के बारे में मेंशन है, ठीक है। इसमें शब्द के बारे में मेंशन है, इसलिए ये आर्टिकल मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो शब्द क्या है, तो याद रखना है ये डेटा सर्वर है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी अजीबोगरीब नाम वाली चीज़ें पूछती है, वहाँ आपसे पूछ सकती है कि रिसेंटली शब्द देखी गई है न्यूज़ में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये एक डेटा सर्वर है, ठीक है। अब ये आई है न्यूज़ फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो इसे हम देखेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल है, वैसे कुछ खास डिटेल नहीं इसमें, फाइनेंस कमीशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो आर्टिकल 280 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके द्वारा फाइनेंस कमीशन गठित की जाती है। कौन सी जुडिशियल बॉडी है, आपको याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। हर 5 ईयर पे होती है कॉन्स्टिट्यूट, पहले भी हो सकती है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि पहले फाइनेंस कमीशन को गठित कर देना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में क्या मेंबर्स हैं, तो एक चेयरमैन है और 4 इसके मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट किसके द्वारा ये किए जाएंगे मेंबर्स फाइनेंस कमीशन के, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये ऑफिस भी होल्ड करते हैं स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। और कैसे करेंगे, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, अगर प्रेसिडेंट कहेंगे कि इतने टर्म के लिए ये आ, होने चाहिए गठित,
इन ऑफिस होल्ड करने चाहिए तो उतने समय तक ये होल्ड करेंगे। आपको याद रखनी है कि रियल एलिजिबल भी हैं, ठीक है, तो दोबारा ये रिपॉइंट भी हो सकते हैं अगर हम दोबारा इन्हें अपॉइंट करना हो तो। कुछ और डिटेल्स देखेंगे तो 4 मेंबर्स है, अब ये कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं। एक तो हमने चेयरमैन देख लिया, राइट। अब ये 4 मेंबर्स है वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, तो ये क्राइटेरिया है, जज होने चाहिए हाई कोर्ट के या क्वालिफाइड होने चाहिए हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। अब पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगी फाइनेंस और अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट की, तो वो अपॉइंट होंगे। पर्सन जिनके पास वाइड एक्सपीरियंस होगी फाइनेंस मैटर या एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अपॉइंट होंगे। या प्रेसिडेंट जिस पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी इकोनॉमिक्स में, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, पर्सन से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी नेचर की है, ठीक है, सिर्फ ये एडवाइस करती है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। चाहे तो गवर्नमेंट बात मान भी सकती है, यानी रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन की है वो चाहे तो नहीं भी मान सकती है, ठीक है, आपको याद रखना है, एडवाइजरी नेचर है इनकी। अब क्या क्या काम करती है, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उस पे ये काम करती है। ग्रांट अगर चाहिए होगी कोई स्टेट को, गारंटी देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, उस चीज़ पे ये देखती है। या कोई सी भी ऐसी मेजर्स रहेगी जहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन की कंसोलिडेट फंड को अगर बढ़ाने की अगर बात हो रही होगी, यानी कंसोलिडेट फंड स्टेट की है, अगर उसकी में फंड को बढ़ाने की बात की जा रही होगी, या स्टेट में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में अगर ये इस फंड से, स्टेट कंसोलिडेट फंड से पैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की जा रही होगी, तो उस चीज़ पे भी फाइनेंस कमीशन उस मैटर को भी देखेगी। या कोई ऐसी और मैटर जो प्रेसिडेंट को लगती है कि इस मैटर पे भी फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन अपनी देनी चाहिए, तो वो सब मैटर्स भी आप फाइनेंस कमीशन देखेगी। अब ये 2 पर्टिकुलर आर्टिकल आई है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग चल रही है अभी, आपको पता ही होगा, ब्रिक नेशंस वाली जो है उनमें, और ब्रिक की जो समिट है उसके बारे में ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है, जहां चाइना सोच रही है कि वो रशिया विजिट करे नेक्स्ट मंथ। तो अब इन दोनों में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिक उसी ही हम समझेंगे। तो ब्रिक क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जियो पॉलिटिकल ब्लॉक है। काम क्या करती है, तो एनुअली कंट्री ब्रिक की मेंबर्स एक साथ मिलते हैं और मल्टीलैटरल पॉलिसीज पे डिस्कशन करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ब्रिक्स के कौन कौन मेंबर हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हमारे लिए हमें पता होना चाहिए कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 4 कंट्री ने मिलकर ब्रिक्स को बनाया है। कौन कौन, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। अब पहली समिट कहाँ हुई है ब्रिक्स की, तो येकटेरिनबर्ग 2009 में हुई थी पहली समिट, ठीक है, और वहीं पे ये ब्रिक को फॉर्म किया गया था। आपको याद रखना है कि 1 साल बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया है, और 2024 यानी इसी ईयर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। आपसे यूपीएससी बेसिक चीज़ पे पूछ सकती है, कैसे, या तो ये ब्रिक के बारे में पूछ ले, कौन सी मेंबर्स हैं ये इसके बारे में पूछ ले, फाउंडिंग मेंबर्स से कौन इसके बारे में पूछ ले, कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली ऐड किया है ब्रिक्स को उसके बारे में पूछ ले, ठीक है। अब कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे, इस पे भी डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है यूपीएससी थोड़ी बहुत यहाँ पे डेटा को चेंज करके आपसे पूछ सकती है। तो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस ब्रिक मेंबर्स कवर करते हैं, 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को। ब्रिक्स को कब, यानी ब्रिक्स टर्म कब पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, तो 2001 में, और ये जिम ओनेली की एक बुक पब्लिकेशन थी, ठीक है, उसमें ब्रिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, ठीक है। आपको याद रखनी है कोई पर्टिकुलर कंट्री ने इस ब्रिक का टर्म खुद से नहीं दिया है। ब्रिक्स की के द्वारा एक बैंक को इस्टेब्लिश की गई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट, इस पे यूपीएससी ने पूछा हुआ है, हमें पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है, ठीक है। तो 2013 में 5th ब्रिक की समिट हुई थी डरबन में, वहाँ इन ब्रिक की मेंबर्स ने सोचा कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए जो सेम रहेगी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी, ठीक है, ताकि ब्रिक कंट्री को अच्छे से वहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प मिल सके और उन्हें दौड़ना ना पड़े आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास, खुद की रहेगी बैंक, तो इसलिए वहाँ पे फंड फ्लो होगी, राइट। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं। तो 2014 में ये सेटअप की गई, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, शंघाई चाइना में, याद रखनी है। और ब्रिक की ये जो द्वारा ये जो बैंक लाई गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी आइडिया किसने दी, तो इसकी आइडिया इंडिया ने ही दी थी 4th ब्रिक समिट 2012 में जो हेल्ड हुई थी दिल्ली में। तो ये कुछ
एक्स्ट्रा पार्ट थी जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, इन सब के बारे में कंपैरिजन में भी आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, और ये सब हमेशा न्यूज़ में रहती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक की समिट 2024 यानी इस ईयर कहाँ हो रही है, तो कजान, रशिया में। अब ये तो अभी हो जाएगी इसी ईयर, राइट। अगर 2025 में यूपीएससी को क्वेश्चन पूछनी होगी ब्रिक्स पे, तो आपसे पूछ सकती है एक स्टेटमेंट में ब्रिक्स की रिसेंटली समिट 2024 में रशिया में हुई थी। ये तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में पूछ ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपसे नेगेटिव स्टेटमेंट में ये पूछ सकती है कि ये रशिया में नहीं हुई है, ये हुई है चाइना में, या ये हुई है साउथ अफ्रीका में, या ये हुई है आम, ईरान में। ऐसे करके आपसे पूछ सकती है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्रिक के समिट 2024 कजान, रशिया में हुई है। अब बढ़ते हैं आगे। एक डब्ल्यू के द्वारा ये न्यूज़ आई है जहाँ पे 22,500 इंडिविजुअल इम्पैक्ट हो चुके हैं ऐसे वॉर की वजह से, राइट। तो हम देखेंगे पर्टिकुलर इसराइल की मैप और गाज़ा के बारे में देख लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये है इसराइल की मैप। लेबनान है, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। यहाँ है मेडिटेरियन सी। ये जो वाटर बॉडी देख रहे हैं ये है लेक हुला। ये है डेड सी जो जॉर्डन इसराइल के बीच में है। अभी जहाँ कर्सर है ये है सी ऑफ गैलिली। अब कर्सर जहाँ है इसके नीचे एक वाटर बॉडी देख रहे होंगे, ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी से कनेक्ट होती है। अब इस पे यूपीएससी चाहे तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कौन कौन सी कंट्री के बीच में बाउंड्री शेयर हो रही है गल्फ ऑफ अकाबा की, तो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ है गोलान हाइट्स जिसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले ये गाज़ा के बारे में जान लें। ये गाज़ा यहीं हमास से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं और इसराइल के द्वारा यहीं पे इसी एरिया पे अटैक किया जा रहा है। ये पर्टिकुलर जो रीज़न है ये है वेस्ट बैंक जहाँ पैलेस्टीनियन रहते हैं। ये लेबनान है जहाँ भी कर्सर है, यहीं हिजबुल्ला एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं, हमास जैसे ही हैं, वो भी इसराइल पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतना ही है। उम्मीद करूँगा कि बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखा होगा। अगर आपने नई चीज़ें सीखी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।